प्यारे दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 14.3 प्रश्नावली 14.3 स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी पर है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दो पार्ट में है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम माध्यिका या माध्यक या मीडियन के बारे में पढ़ेंगे कि मीडियन होती क्या है। तो पार्ट 1 में मैं आपको मीडियन के बारे में पूरा या माध्यक के बारे में पूरा बताऊंगा कि कैसे हम माध्यक निकालते हैं। और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 14.3 के वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, मतलब मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा कैसे निकालते हैं। तो आंकड़े दो तरह के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। 9th में आपने जो आंकड़े पढ़े थे वो अवर्गीकृत आंकड़े थे और उनका माध्यक हम कैसे निकालते थे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है उसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों को पहले तो व्यवस्थित करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में। और माध्यक जो होता है वो सेंटर होता है उन आंकड़ों का। तो माध्यक वह मान होता है जो व्यवस्थित आंकड़ों को ठीक ठीक दो भागों में विभक्त करता है, तो मतलब उसका वो सेंटर होता है। तो जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है, विषम संख्याओं का सेंटर सिर्फ एक होता है। जैसे अगर आप हाथ की उंगलियां देखोगे, 5 उंगलियां हैं और उसका सेंटर निकालने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि हाथ की उंगलियों का जो सेंटर है वो 3 है, ठीक है, तो उसमें एक ही सेंटर है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो उसका सेंटर एक ही होता है। और सेंटर निकालने के लिए क्या होता है, जितने आपके आंकड़े हैं उसको 1 से जमा कर दो और 2 से भाग कर दो। तो 5 उंगलियां तो 5 जमा 1/2 मतलब 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। वैसे ही अगर 7 प्रेक्षण है तो 7 जमा 1/2 मतलब 4 उसका सेंटर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तो माध्यक आसानी से निकल जाता है। बस आपको क्या करना है, सेंटर लेना, और इसका विषम आंकड़ों का सेंटर तो एक ही होता है। पर अगर प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तब उसके 2 सेंटर आते हैं। जैसे अगर आप देखें कि अगर 5 के बजाय 6 उंगलियां हो तो 6 उंगलियां होगी तो उसका सेंटर 3 और 4 आएगा। 6 उंगलियों का सेंटर आएगा 3 और 4, तो उसके 2 सेंटर आएंगे। तो 2 सेंटर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटर आएंगे तो उनका भी सेंटर निकालना पड़ेगा। तो उनका सेंटर हम कैसे निकालते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ के और 2 से भाग करके। तो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लीजिए 8 परीक्षण दिए हुए हैं, तो 8 का परीक्षण 8 अगर आपके पास आंकड़े दिए हैं तो 8 के 2 सेंटर आएंगे, चौथा और पांचवा। अब चौथा और पांचवा आपके पास 2 सेंटर आ गए, चौथा आंकड़ा और पांचवा आंकड़ा, तो उसका दोबारा से आपने सेंटर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, चौथे और पांचवें आंकड़े को आपस में जमा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, वो आपका सेंटर आ जाएगा, मतलब वो आपका माध्य आ जाएगा। तो मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। तो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए गणित विषय में 10वीं कक्षा के 9 विद्यार्थियों द्वारा 10 अंकों के टेस्ट में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। तो ये आपके पास 10 अंकों के टेस्ट में इतने इतने नंबर आए आपके विद्यार्थियों के, 9 विद्यार्थियों के। तो पहले तो आप आंकड़ों को व्यवस्थित करोगे, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाओगे। तो आमतौर पे हम आरोही क्रम ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित कर दिया इनको हमने आरोही या बढ़ते क्रम में। और अब आपने देखना है इसका सेंटर। तो इसका सेंटर क्या है, तो 9 आंकड़ों का सेंटर होगा 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये इसका माध्यक है, क्योंकि इसका एक ही सेंटर है और आसानी से इसका माध्यक निकल गया। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 9 है, इसलिए माध्यक 9 जमा 1/2 यानी 5वां प्रेक्षण होगा, और 5वां प्रेक्षण के आपके पास 2 है, तो अतः माध्यक आ जाएगा 2। तो ये तो आसान है अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो तो। अब माना गणित विषय में 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों द्वारा 10 अंकों के टेस्ट में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। अब आपके पास विद्यार्थी हो गए 10, आंकड़े हो गए 10। तो आंकड़े जब 10 हो गए आपके पास तो आपके पास 2 सेंटर आएंगे इसमें, और 2 सेंटर कौन कौन से आएंगे, पांचवा। पहले तो आपको आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो आप आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। तो व्यवस्थित करने पर आपके पास आंकड़े आ गए ये। अब आपका जो सेंटर आएगा वो आएगा 5वां और 6ठा। ये 2 सेंटर है आपके। जब सम संख्या होगी तो उसके सेंटर 2 आएंगे, मध्य उसके 2 आएंगे। तो अब कैसे निकालेंगे हम माध्यक,
अब हम क्या करेंगे, इन 2 और 3 को आपस में जमा करके 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 10 है, इसलिए माध्यक 10/2 में और 10/2 जमा 1 में अर्थात 5वें और 6ठे मान के प्रेक्षण का माध्य होगा। तो माध्यक जो निकलेगा वो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करके निकलेगा। तो 2 और 3 हो गए 5, 5 का आधा हो गया 2.5। तो इस तरह से माध्यक आपका निकल जाएगा 2.5 या 2.5। तो ये जो हमने माध्यक देखा, ये जो माध्यक कैलकुलेट किया, ये थे अवर्गीकृत आंकड़े जो हमने 9th में पढ़े थे। 10th में हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम कैसे निकालते हैं वो हमने अब डिस्कस करना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होते हैं, वर्ग अंतराल होते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। संचयी बारंबारता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत होती है संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता 2 तरह की होती है, एक कम प्रकार की और एक अधिक प्रकार की। तो संचयी बारंबारता एक कम प्रकार का बारंबारता बंटन होता है और एक अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा वर्ग खोजते हैं जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है। तो n/2 मतलब कि जितने भी आपके पास बारंबारता है, बारंबारता का जो योग आता है वो आता है आपका n। जितनी भी बारंबारता है उसका जो योग आता है वो आता है n। तो उस बारंबारता के योग का आपने आधा देखना है और संचयी बारंबारता वो वर्ग जो लेना आपने, माध्यक वर्ग, ऐसा वर्ग लेना है जो कि n/2 से अधिक और उसके निकटतम हो। तो मतलब आगे को आपने लेना है। तो जब उदाहरण करेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा कि माध्यक वर्ग क्या होता है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने माध्यक वर्ग खोजना होता है, फिर हमने सूत्र लगाना होता है माध्यक ज्ञात करने के लिए। और वो सूत्र है माध्यक बराबर है L + n/2 - CF/F × H। तो अगर आपने 14.1 और 14.2 प्रश्नावली के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो इन टर्म्स का आपको लगभग पहले ही पता होगा कि L क्या होता है। L होती है लोअर लिमिट, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N होता है प्रेक्षणों की संख्या और CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है CF, ये आपने याद रखना है। और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होता है वर्ग अंतराल की माप। तो ये सूत्र हम इसमें लगाएंगे। अब मैं उदाहरण आपको बताऊंगा तो उदाहरण से आपको ज्यादा क्लियर होगा, फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा जब हम एक उदाहरण करेंगे। तो उदाहरण से पहले तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए संचयी बारंबारता क्या है और कैसे ये निकलती है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी और कैसे हम उसका माध्यक निकालेंगे, हम इस उदाहरण की सहायता से देखते हैं। तो मान लीजिए किसी स्कूल की कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्तांक के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का माध्यक ज्ञात करो। तो ये आंकड़े आपके पास दिए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसमें वर्ग अंतराल होते हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल आपके पास दिए हैं। 10 से 25 2 है, 25 से 40 3 है, 40 से 55 7 है, 55 से 70 6 है, 70 से 85 भी 6 है और 85 से 100 भी 6 है। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता 2 तरह की हम निकाल सकते हैं। यूज हमने एक ही करनी है पर निकालने को 2 तरीकों की निकाल सकते हैं। तो संचयी बारंबारता होती है 2 तरह की। तो एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में माध्य ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। और संचयी बारंबारता होती है 2 तरह की, कम प्रकार का बारंबारता बंटन और अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम प्रकार का बारंबारता बंटन। कम प्रकार के बारंबारता बंटन में हम कम लेते हैं, मतलब जैसे 25 से कम, 40 से कम, 55 से कम, 70 से कम, 85 से कम और 100 से कम। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 25 से कम, 40 से कम करके। आगे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी बारंबारता है, जैसे 2 3 7 6 6, और इनका जो योग है फ्रीक्वेंसी का वही आपके पास n होता है और वो n आपके पास कितना है, 30 है। अब कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, ये बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, पहली रकम तो 2 2 ये सेम ही रहेगी यहाँ पर कम प्रकार के बारंबारता बंटन में।
अब आपको क्या करना है, डायगनली चलना है और इसको जोड़ते जाना। 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। तो संचयी बारंबारता भी आपके पास कितनी आएगी, लास्ट में 30 आएगी कम प्रकार के बारंबारता बंटन में। तो ये हमने संचयी बारंबारता यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो ये संचयी बारंबारता कम प्रकार के बंटन की हमने कैलकुलेट कर ली। तो वैसे ही हम देखते हैं अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन कैसा होगा। तो अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन कैसा होगा, तो ये आंकड़े तो वही हैं। अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में हम क्या लेंगे, हम लेते हैं इसमें अधिक, मतलब 10 से अधिक, 25 से अधिक, 40 से अधिक, 55 से अधिक, 70 से अधिक और 85 से अधिक। आपने वैसी फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ पर 2 3 7 6 6 6। तो अब क्या करना है, अब आपको उल्टा करना है। अब आपने 30 से शुरुआत करनी है, क्योंकि इन सब का जो जोड़ है वो 30 है। तो 30 से आपने शुरुआत करनी है अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में। और अब उल्टा चलना है, 30 से उल्टा चलना है, मतलब पहले जमा किया था, अब आपने माइनस करते जाना है। 30 में से 3 गए 27, 27 में से 7 गए 20, 20 में से 6 गए 14, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 6 गए 2। और आप पाएंगे कि अधिक प्रकार का जो बारंबारता बंटन है वो कम प्रकार के बारंबारता बंटन से बिल्कुल उल्टा है। वहां जमा किया था, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। वहां लास्ट में 30 आया था, यहां पर आपने शुरुआत में 30 लेना है। 30 मतलब जो इन विद्यार्थियों की संख्या का जो योग होगा, जो आपकी बारंबारता का जो योग होगा, उससे आपने शुरुआत करनी है अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में। आमतौर पे हम कम प्रकार के बारंबारता बंटन को ही इस्तेमाल करते हैं। अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, हमने कम प्रकार का बारंबारता बंटन भी निकाल दिया, अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है माध्यक। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो हम यूज करेंगे इन कम प्रकार और अधिक प्रकार में से सिर्फ एक को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम आमतौर पे कम प्रकार के बारंबारता बंटन को इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं दोनों में से, पर हम करते हैं आमतौर पे कम प्रकार के बारंबारता बंटन को इस्तेमाल। तो ये ले लिया हमने कम प्रकार का बारंबारता बंटन जो हमने कैलकुलेट किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमने निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग क्या होता है, ये आप इस उदाहरण से ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब माध्यक वर्ग वो वर्ग होता है कि आपने पहले n/2 देखना है। n है आपके पास 30, 30/2 हो गया 15। अब 15 के नजदीक देखनी है आपने कौन सी संचयी बारंबारता है, 15 के नजदीक हो और 15 से ज्यादा हो। तो 15 से नजदीक और 15 से ज्यादा है आपके पास ये रकम 18। तो इसका मतलब ये जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग है। तो आप समझ के 15 कैसे आया, ये 30 देखना है, जो आपकी n की वैल्यू है 30, इसका आधा करना है, इसका आधा हो गया 15। मतलब आप सेंटर देखना चाहते हैं एक तरह से, इस वर्ग अंतराल का सेंटर देखना चाहते हैं। तो सेंटर कैसे निकलेगा, इसका आधा करना पड़ेगा, 30 का आधा हो गया 15, 15 के नजदीक और उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो वो है 18। तो इसका मतलब ये जो वर्ग है आपका ये माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग आपको सबसे पहले निकालना है, इसमें माध्यक वर्ग निकाल दिया आपने। तो माध्यक वर्ग आ गया आपका 55 से 70। अब इस माध्यक वर्ग की निचली सीमा L है 55, n आपको पता है n तो 30 दिया हुआ है, और इसकी जो बारंबारता है वो है 6। तो फ्रीक्वेंसी आप इसकी लोगे 6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता कौन सी लेनी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेनी है इस माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो अब आपको CF जो लेना है वो लेना है 12, इस माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो इसका मतलब CF आ जाएगा आपके पास 12। और वर्ग माप वो इसके बीच का डिफरेंस होता है, जैसे 10 से 25, 25 में से 10 गए रह गए 15, तो ये 15 का वर्ग अंतराल है, तो इसलिए h यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। अब आपने क्या करना है, जो आपको सूत्र बताया था माध्यक का वो सूत्र इस्तेमाल करना है। तो माध्यक आ जाएगा L जमा n/2 माइनस CF/F गुणा h। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, L आपका 55 है, n/2 आपने 15 निकाला हुआ है, CF 12 है, F 6 है और H 15 है। अब 55 में से 12 गए रह गए 3,
3/6 हो गया, 3 × 3 3×2 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 15/2 बच जाएगा, 15/2 हो गया 7.5, तो 55 जमा 7.5 ये आ जाएगा 62.5। तो अतः उपरोक्त आंकड़ों का माध्यक जो है 62.5 है। तो ये उदाहरण अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो पूरी प्रश्नावली आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में इसी तरह के प्रश्न होंगे जिसमें आपको क्या निकालना होगा, माध्यक निकालना होगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, माध्यक अवर्गीकृत आंकड़ों वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक के लिए आपको फॉर्मूला भी बता दिया और आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे ये जो वीडियो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।